तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हाजिर है आपके सामने दिल दहला देने वाली कुछ लंबी कहानियां। बस आप एक बार इन कहानियों को पूरा जरूर सुने और कहानियां सुनने के बाद अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मैं बिहार से हूं। मेरे गांव का नाम मलाई टोला है जो कि रामगढ़वा में पड़ता है। दोस्तों जहां मैं रहता हूं वहां पास में ही एक विवाह भवन है। सब कहते हैं कि वहां एक सर कटा इंसान घूमता है। वो लोगों से खून मांगता है। आपको यकीन नहीं होगा, उसे मैंने भी रात को देखा है। दरअसल एक बार जब मैं रात को वहां से गुजर रहा था तब करीबन 10 बजे मैंने वहां पर किसी आदमी को देखा। जब मैं वहां से थोड़ा आगे ही गया तो वहां कोई नहीं था। उस वक्त मेरे साथ एक भैया थे। वो बोले कि जरूर वहां भूत है। खैर इसके बाद हम लोग वहां से अपने घर के लिए चले गए। जब मैं अपने घर आया तो देर रात का समय था। मैं छत पर मच्छरदानी लगाकर सोने गया तो मुझे अपनी छत पर किसी का हाथ लटकता हुआ दिखाई दिया। मैंने भैया को बोला, भैया वो देखो क्या है। तो भैया बोले कि हम मना किया तुमको उसे टोकने के लिए, ये कुछ नहीं है। हम लोगों के घर के पास वाले झाड़ पर बंदर रहते हैं, जरूर वो हाथ बंदर का ही होगा। दोस्तों भैया की बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था तो भैया ने मुझसे दोबारा कहा कि तुमको मेरा बात नहीं मानना तो मत मानो। इसके बाद मैं क्या करता। मैंने भैया को कहा ठीक है, लेकिन मैं मन ही मन जानता था कि जरूर वो कुछ तो था। दोस्तों इसके बाद हम दोनों सो गए। कुछ घंटों बाद मैं आधी नींद में टॉयलेट जाने के लिए उठा तो सीढ़ियों से उतरते वक्त मैंने खिड़की के पास देखा कि कोई झांक रहा था। शायद वो काले रंग का कोई था। उसने अपना हाथ खिड़की की ओर डाला हुआ था। उसका हाथ मोटा था। उसे देखकर मैं तो एकदम से डर गया। मैंने तुरंत भैया को उठाया। फिर हम जब भैया को बाहर ले जाकर देखे तो वहां कोई नहीं था। मैंने भैया को वहीं खड़ा होने के लिए कहा क्योंकि मुझे बहुत जोरों से टॉयलेट आ रहा था। हमारा शौचालय भी घर के बाहर ही बना था। दोस्तों जब हम शौचालय करके लौट रहे थे तो हमने देखा कि दरवाजे पर कोई लगातार लात मार रहा था। भैया ने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और जब फोन से उस तरफ रोशनी करके देखा तो हम देखे कि वही सर कटा भूत था। हम कांपने लगे। हम भागते हुए घर पहुंचे तो फिर हमने ये बात तुरंत अपने पिताजी को बताया। उस वक्त तो पिताजी ने हमको अपने साथ ही सुला लिया, लेकिन अगले ही दिन पिताजी ने पंडित को बुलाकर उन्हें सारी बात बताई। दोस्तों पंडित जी ने करीबन 3 या 4 दिन तक हमारे घर में पूजा की। तब से लेकर अब तक तो फिलहाल सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने, ये कहानी थी मलाई टोला गांव की जो कि बिहार में है। दोस्तों इस कहानी को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको अपनी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम आर्यन चौहान है। मैं राजस्थान के गोगा मेडी से हूं। आपने गोगा मेडी जहावीर गोगा जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। मैं भी वहीं का हूं। फिलहाल अभी मैं दुबई में अच्छी खासी जॉब करता हूं। दोस्तों ये बात आज से 5 साल पहले की है। उन दिनों मैं 12वीं कक्षा में था। आप लोग तो जानते ही होंगे कि बचपन में किस तरह की मौज मस्ती होती है। तो ठीक उस दिन हम स्कूल से आ रहे थे। मैं और मेरे 4 दोस्त महावीर, सिद्धार्थ और सिराज, हम चारों टहलते हुए धीरे धीरे घर की तरफ आ रहे थे। तभी अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना आज रात को गोगा मेडी जहावीर जी की पूजा करके आते हैं। आपको बता दूं कि गोगा मेडी में अगस्त के महीने में भी उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है। देश विदेश से लोग वहां आते रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तो ठीक मेरी गोगा मेडी जाने की बात को सब लोग तुरंत मान गए। हम लोगों ने तय किया कि घर वालों को नहीं बताएंगे, चुपके से निकल जाएंगे। हमने ठीक वैसा ही किया। हम ठीक रात को
11 बजे सब मिले और निकल गए मेले के लिए। दोस्तों हमारा घर वहां से 5 किलोमीटर दूर ही था, तो इसीलिए हम पैदल चलकर यात्रा कर रहे थे। दोस्तों कुछ दूर चलने के बाद सिद्धार्थ ने बोला, आर्यन तुमको जयशंकर नाम याद है जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई होती रहती थी पिछली क्लास में? मैंने कहा हाँ याद तो है, लेकिन तू उसको क्यों याद कर रहा है? सिद्धार्थ ने कहा यार तुम इतने भोले मत बनो। मैंने कहा आखिर बात क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। दोस्तों मैंने इतना कहा ही था कि बीच में सिराज बोल पड़ा। उसने कहा यार उसने 5 दिन पहले ही एक लड़की के चक्कर में फांसी खा ली और मर गया। दोस्तों ये बात सुनकर मैं शॉक हो गया कि तभी सिद्धार्थ बोल पड़ा, यार उसको यहीं आगे जलाया गया है और मैंने सुना है कि उस लड़की ने भी कल सुसाइड कर लिया। और तो और उस लड़की के घर वाले ये कह रहे हैं कि वो रात को 1 बजे आया था, उनसे उसने कहा कि उसको उनकी लड़की ने मारा है। दोस्तों उन सबकी बातें सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि ये क्या बकवास है। सिराज बोल पड़ा, नहीं आर्यन ये सच है और जयशंकर बदला ले रहा है, तो तुम थोड़ा सावधान रहना। मैंने कहा यार तुम लोग क्यों डरा रहे हो, मैं वापस चला जाऊंगा। सिराज ने कहा कि भाई हम 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, अब वापस कहाँ जाएगा। दोस्तों हम सब चल ही रहे थे कि महावीर बोल पड़ा, मैं देखता हूं कौन हमारा रास्ता रोकता है। ऐसे मैंने बहुत भूतों को सबक सिखाया है। मैंने तुरंत कहा भाई धीरे बोल। दोस्तों महावीर तो और ताऊ में आकर बोलने लगा कि तेरे भाई के होते हुए जयशंकर तो क्या कोई भी तुझे हाथ नहीं लगा सकता। दोस्तों उस वक्त धीरे धीरे हवाएं भी चल रही थी। हवाओं से ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में आंधी आ जाएगी। हम सभी चुपचाप चल रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई। सच कहूं तो वो आवाज बड़ी ही खतरनाक थी। साथ ही सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस आवाज ने सिर्फ मेरा ही नाम लिया। उस आवाज ने सिर्फ इतना ही कहा, आर्यन, ओ आर्यन, कहां जा रहे हो तुम? उस आवाज को सुनते ही मैंने सबको कहा कि तुम सबने वो आवाज सुनी। तभी सिराज बोल पड़ा कि तुम्हें शायद कोई पुकार रहा है, देखते हैं कौन है। हम दोनों पीछे मुड़ते कि तभी महावीर ने मुझे रोकते हुए कहा कि आर्यन पीछे मत देखना, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों एक तो पहले से ही सभी लोग मुझे डराने में लगे हुए थे, लेकिन इस आवाज के बाद हम सब कुछ दूर ही चले होंगे। यकीन कीजिएगा हम सभी के सभी पहले से कुछ ज्यादा ही डर चुके थे। हम सब लोग तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और ठीक सिराज आयताल कुर्सी पढ़ रहा था। हम सभी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी महावीर बोला कि किसी भी तरह की आवाज हो पर पीछे मत देखना। दोस्तों उन सब की हरकतों से मेरा दिमाग तो पहले ही खराब हो चुका था, इसीलिए मैंने गुस्से में सबसे कहा कि मैं कब से कह रहा था ये सब बातें मत करो। दोस्तों मैंने इतना ही कहा था कि पता नहीं महावीर को अचानक क्या हो गया। वो जोर जोर से हंसने लगा और बोलने लगा कि तुम लोगों ने क्या सोचा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तो डरते हुए उससे बोलने लगा कि भाई क्या हो गया तुम्हें? तो उसने तुरंत कहा कि सबसे पहले महावीर मरेगा, बाद में तुम सब लोग। दोस्तों इतना कहकर महावीर को पता नहीं क्या हो गया, वो इतना कहकर वहां से भाग गया। हमें लगा कि शायद उसी भूत की आत्मा ने उसके साथ कुछ किया होगा। ये सब देखकर हम सभी लोग महावीर को छोड़कर वहां से भागने लगे। भागते भागते तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर महावीर को कुछ हो गया तो घर वालों को क्या जवाब दूंगा। दोस्तों इसी बात के चलते मैं सिराज को लेकर महावीर के पीछे भागने लगा। कुछ देर बाद थोड़ी ही दूरी पर महावीर हमें जख्मी हालत में मिला। वो बेहोश हो चुका था। किसी तरह मैंने उसे उठाया तो उसने मुझसे तुरंत कहा कि आर्यन तुम भाग जाओ, वरना वो तुम्हें मार देगा। महावीर की ऐसी हालत देख मैंने उससे कहा कि मार देगा तो मार देगा, लेकिन हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। दोस्तों हम उसे उठा ही रहे थे कि तभी वहां झाड़ियों की तरफ से कुछ हलचल सुनाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो तो सच में जयशंकर था। वो भी बिल्कुल बिना कपड़ों के। उसके पूरे शरीर पर जलने के निशान थे। वो धीरे धीरे हमारी तरफ ही आ रहा था। उसको हमारी तरफ आता देख सिराज ने हिम्मत दिखाई और उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं जला दूंगा। दोस्तों बता दूं कि सिराज एक कुरान हाफिज था। उसने बिना देरी करे उसे पढ़ना स्टार्ट किया। थोड़ी ही देर में वो चीखें मारने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे आर्यन और महावीर को मारने दो, क्योंकि आर्यन और महावीर ने
मेरे लिए अनाप शनाप बोला है। दोस्तों उसकी बातें सुनकर सिराज ने कहा, मैं तुम्हें इसे टच भी नहीं करने दूंगा। दोस्तों सिराज ने इतना ही कहा था कि अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। मैंने भी तुरंत कहा कि भाई हमें माफ कर दे, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। दोस्तों मेरा इतना कहने के बाद भी सामने से आवाज आई, कोई माफी नहीं मिलेगी। सच कहूं तो मेरी आंख झपकते ही वो एकदम से मेरे सामने आ गया। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर पर था। मैंने देखा कि मैं बिल्कुल सही सलामत था। उस वक्त सिराज भी वहीं मौजूद था। सिराज ने मुझे बताया कि जिस वक्त वो तुम पर हमला करने वाला था उस वक्त मैं होश में था। मैंने तभी तुम्हारे ऊपर मेरा ताबीज निकाल कर फेंक दिया, उसी वजह से हम सभी बच पाए। साथ ही सिद्धार्थ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, उसकी हालत भी बहुत गंभीर है। दोस्तों सच कहूं तो हालत तो मेरी भी बहुत गंभीर थी, इसीलिए मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि छोटी मोटी नोकझोंक में इतना कुछ हो सकता है। खैर कुछ दिन सिद्धार्थ कोमा में रहने के बाद होश में आ गया। इसके बाद सब परिवार वालों ने मिलकर मौलवी और तांत्रिक दोनों को बुलाया। एक एक कर सबने अपने घरों पर शुद्धिकरण करवाया। साथ ही सब कुछ हो जाने के बाद मौलवी और तांत्रिक ने कहा कि आर्यन और महावीर दोनों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दो जब तक कि हम लोग इसे यहाँ वापस ना बुलाएं। दोस्तों इसके बाद से ही मैं दुबई आ गया और महावीर ट्रांसपोर्ट में दिल्ली चला गया। दोस्तों इस बात को अब 5 साल हो चुके हैं। 5 साल बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। दोस्तों सभी मेरे लिए प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक रहे। बाकी महावीर भी 5 साल बाद ही मेरे साथ ही घर जा रहा है। दोस्तों इस वाक्य से मैंने जिंदगी में बस यही सीखा है कि हद से ज्यादा दुश्मनी और गहरी दोस्ती भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उस हादसे के बाद से सिद्धार्थ पागल हो गया है। उसके घर वाले बोलते हैं कि वो रात को उठकर भाग जाता है। अक्सर वो यही बोलता रहता है कि वो मुझे मार देगा। लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद मैं अपने वापस घर जा रहा हूं। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी आर्यन चौहान की कहानी। वाकई इस कहानी ने एक अजीब सा डर मन में भर दिया है। मैं उनके लिए दिल से दुआ करूंगा कि जब वो वापस अपने घर जाए तो बिल्कुल ठीक रहे। साथ ही मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि आर्यन की इस कहानी और आने वाले कल के लिए नीचे एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम शिल्पा है। मैं जिला कर्नाटका विजयपुर शहर से हूं। साथ ही ये घटना 2013 में घटी थी और सबसे अजीब बात तो ये है कि दूसरी बार 2019 में यही घटना एक फिर से अलग अंदाज में घटी। दोस्तों दरअसल 2013 में मैं माई ट्रिप के लिए सिंगापुर और मलेशिया गई थी अपने माता पिता के साथ। हमने वहां बहुत सारी जगह देखी और खूब एंजॉय किया। उस वक्त मैं सिंगापुर में ही थी। माँ को बहुत घूमने की वजह से जोड़ों में दर्द भी हो रहा था। इसी के चलते हमने माँ को हमारी पर्यटक बस में बैठा दिया और मैं और पिताजी दोनों मोबाइल शॉप में गए। पिताजी फोन देखने में बिजी थे कि तभी एक लड़की मुझे दिखी। उसने मुझे अपने पास आने को कहा तो ठीक मैं अपने पिताजी को ये बोलकर चली गई कि पिताजी मैं अभी आती हूँ। मैं सीधा उस लड़की के पास गई। वो दिखने में थोड़ी मेरी जैसी ही लग रही थी। उसने मुझसे कहा, शिल्पा तुम इस गलती को मत करना वरना बहुत पछताओगी। मैंने उससे तुरंत पूछा कि तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। उसने मुझसे कहा, मैं नहीं बता सकती कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं बस तुम्हें चेतावनी देने आई हूं कि 2015 और 2016 ये 2 साल तुम्हारे लिए बेहद खतरनाक है। किसी की बात मत मानो, बस मेरी सुनो। दोस्तों उसकी ये बातें सुनकर मैं तो एकदम शॉक हो गई। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ये कौन है और मुझसे अजीब सी बातें क्यों कर रही है। मैं उससे कुछ पूछती कि तभी पिताजी ने मुझे बुलाया और मैं उनकी तरफ जाने लगी। आगे चलकर जब मैंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ी डरी हुई भी थी। पिताजी ने मोबाइल खरीद लिया था और ठीक हम दोनों टूरिस्ट बस में जाकर बैठ गए। मैं तुरंत अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद माँ ने मुझसे पूछा कि वहां तुम हवा में किससे बातें कर रही थी। मैंने कहा कि कोई लड़की थी माँ,
कुछ कुछ मेरी जैसी ही दिख रही थी। माँ ने कहा, तुम सो जाओ, रात में बहुत देर से सोई हो, तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि तुम रात को किस समय सोई थी। अब बस सीधा लॉज प्रति ही जाकर रुकेगी, तब तक तुम सो जाओ, हमें वहां पहुंचकर मलेशिया जाने की तैयारी भी करनी है। दोस्तों इसके बाद मैं चुपचाप सो गई और हम लॉज पहुंचकर मलेशिया जाने की तैयारी करने लगे। वो रात वहां बिताने के बाद सुबह उठते ही मुझे उस लड़की के बारे में कुछ याद नहीं था और ना ही मेरी माँ को इस बारे में कुछ याद था। 2 साल गुजर गए और 2015 में मेरी बेंगलोर में नौकरी लग गई। 3 महीने बाद नया साल था 2016। वो 3 महीने कैसे बीते पता ही नहीं चला। उस कंपनी में सभी मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। उसी बीच मुझे एक लड़के ने प्रपोज भी किया। हालांकि मैं भी उसे पसंद करती थी, लेकिन कभी बोल नहीं पाई। हमारे इस रिलेशनशिप को कुछ ही महीने हुए थे कि उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। एक बार तो अप्रैल में उसने मुझे मार डालने की कोशिश भी की, लेकिन मैं किसी तरह बच गई और मैंने अपने माता पिता को इन सब बारे में बता दिया। मेरी बातें सुनने के बाद माता पिता मुझे तुरंत ही लेने के लिए आ गए। उसी बीच मुझे एक दोस्त ने बहुत मदद की। उसने मेरे सारे दस्तावेज ले जाकर पुलिस थाने में मुख्य शिकायत दर्ज करवाई। उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए जब पुलिस ने उस लड़के की जानकारी निकाली तो वो जानकारी जब मुझे पता चली, मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे ये पता चला कि वो लड़का बहुत बड़ा अपराधी था। उसने ऐसे ही कुछ लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता था। और तो और उस लड़के ने ऐसे ही एक लड़की से पैसे मांगकर उसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो इसमें भी सफल नहीं रहा। इसी के चलते उसने मुझे अपना अगला शिकार बनाया। फिलहाल अब वो लड़का जेल में सड़ रहा है। साथ ही 2017 से 2019 तक उसके ऊपर मामला चलता रहा। वो लगातार पैसे खिलाकर बचता रहा, लेकिन देर सवेर 2019 में उसका मेन अरेस्ट वारंट इशू किया गया। दोस्तों जैसे ही यह मामला खत्म हुआ, तब मैंने भी अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। तो ठीक एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ बाजार गई हुई थी। बाजार में घूमते घूमते मुझे वही लड़की दिखाई थी। मैंने उसे देखते ही तुरंत उसे पुकारा, लेकिन वो मेरी आवाज सुनकर भी मुझे अनसुना करके चली गई। उस वक्त मार्केट में बहुत भीड़ थी। मैं दूर दूर तक देखती रही, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। एक पल के लिए तो मानो मैं वापस 2013 में पहुंच गई। शायद वो इसीलिए मुझे चेतावनी देने आई थी। लेकिन दोस्तों 2019 के बाद मुझे वो लड़की कभी दिखाई नहीं थी। दोस्तों ये बहुत ही अजीब घटना है जो कि मेरे साथ घटी है। मैं इसे आज भी नहीं भूली हूँ। हो सकता था कि मैं उसे भूल जाती, लेकिन 2013 के बाद से जब वो मुझे आखिरी बार 2019 में दिखाई दी, तो उसे देखकर ऐसा लगा एक ही पल में उसने मेरी पूरी कहानी बना दी, जिसके चलते आज मैं आपके सामने ये कहानी ला पाई। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी शिल्पा की कहानी। दोस्तों इस कहानी से मुझे तो साफ साफ लगता है कि जरूर उस लड़की का उस लड़के के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर रहा होगा। हो सकता है कि उस लड़के ने उस लड़की को जान से ही मार दिया हो। एक पल के लिए अगर हम ये सोचें तो हो सकता है कि शायद वो उसकी आत्मा थी। बाकी आप सब तो हैं ही, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम परीक्षित कौशिक है और ठीक आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूं, वो घटना मेरी बड़ी बहन के साथ घटी हुई है। दोस्तों दरअसल बात तब की है जब मेरी बहन अपने मामा जी के यहाँ पढ़ती थी, जो कि करनाल हरियाणा में रहते हैं। ये बात 2014 की है। उस वक्त मेरे मामा जी की गली में एक जवान मौत हुई थी। तो ठीक उस लड़के की मौत को 2 या 3 दिन ही हुए थे। तो ठीक मेरी बहन अपनी पलंग में लेटी हुई थी। उस वक्त वो अपनी आधी नींद में ही थी कि तभी मेरी बहन को गेट खुलने की आवाज आई। गेट के खुलते ही किसी के अंदर आने की आवाजें भी सुनाई थी। उस वक्त मेरी बहन को लगा कि मेरे मामा की लड़की होगी, लेकिन उस वक्त लगभग आधी रात का समय था। उस वक्त मेरी बहन को कुछ अलग एनर्जी भी महसूस हो रही थी। डर की वजह से वो अपनी पलंग से हिल भी नहीं पा रही थी। साथ ही हद तो तब हो गई जब वो एनर्जी मेरी बहन के बगल में आकर लेट गई। उस वक्त मेरी बहन का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था
कि उसकी धड़कन की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन मेरी बहन ने हिम्मत करके गायत्री मंत्र का जाप किया। वैसे एक बार के जाप से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार के जाप से उस एनर्जी में एक खलबली साफ महसूस की जा सकती थी। उसे ऐसा साफ महसूस हो रहा था कि लगातार जाप से वो एनर्जी पलंग से उठकर बैठ गई। इसके कुछ ही देर बाद उसे ऐसा पूरा एहसास हुआ जैसे कोई भागते हुए बाहर की तरफ गया हो। और तो और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जिस तरह वो आया था ठीक उसी तरह गेट खुलने की आवाज भी साफ सुनाई दी थी। हालांकि इस बीच मेरी बहन ने कुछ साफ साफ देखा तो नहीं, लेकिन उस पूरी रात दीदी को गली में रोने की आवाजें सुनाई थी। वो अक्सर मुझे इस बारे में बताती है तो बस इतना ही कहती है कि कोई नहीं जानता कि वो रात मैंने कैसे बिताई। कहती है कि जब भी वो इस बारे में सोचती है तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने। आखिर आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों का क्या कारण रहा होगा? अगर आपके कुछ भी समझ में आता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। मेरी उम्र 20 साल की है और मैं जयपुर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव का रहने वाला हूं। अभी मैं कॉलेज कर रहा हूं और इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे जयपुर पढ़ने भेजा। पढ़ाई के साथ साथ वहीं रहने का सुझाव दिया। मैं 10 जनवरी 2021 को जयपुर शिफ्ट हो गया और कोचिंग जाने लगा। मैं आपको ये बताना भूल गया कि दरअसल मैं एक समलैंगिक हूँ और तो और मुझे लड़कियों से ज्यादा लड़के पसंद आते हैं। इसीलिए मैं एक डेटिंग ऐप यूज करता था। अचानक 20 जनवरी को एक रिया नाम की लड़की का मैसेज आया। हम दोनों की आपस में बातें होने लगी। उस ऐप पर बात करते करते हमने मिलने की सोची। तो ठीक अगले ही दिन मैं उससे मिलने चला गया। मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा और शायद रिया को भी मैं अच्छा लगने लगा। तो ठीक उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा और मुझसे कहा कि मेरे पास रहने आ जाओ। दोस्तों, मैंने थोड़ा सोचकर जवाब दिया और मेरा जवाब हाँ में कब गया मुझे पता ही नहीं चला। तो ठीक 3 फरवरी को मैं उसके पास रहने चला गया। हम दोनों बहुत अच्छा समय बिताने लगे। एक दूसरे के साथ कब 2 महीने गुजर गए पता ही नहीं लगा। अप्रैल का महीना था। मेरे गांव से फोन आया तो मुझे अचानक जाना पड़ा क्योंकि मेरी दादी जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी और वो बार बार मुझे ही याद कर रही थी। मैं अपने गांव में तकरीबन 10 दिन तक रहा और इसी बीच मैं मेरे पुराने मित्र अंकित से कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया था। हालांकि उन दिनों मैं रिया से भी रोज फोन पर बातें करता था। इसके बाद जब मैं गांव से वापस जयपुर आया तब मैंने देखा कि रिया का व्यवहार कुछ बदला बदला सा है। मैंने उससे बात करनी चाहिए पर रिया ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने सोचा कि कल सुबह रिया को मैं अंकित के बारे में बता दूंगा और ठीक उससे माफी मांग लूंगा। ऐसा सोचकर मैं सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा नाश्ता रेडी है और रूम में इतनी सफाई है कि खुशबू से पूरा रूम महक रहा था। मैंने सोचा कि ये रिया ने ही किया होगा। मैं रेडी होकर रिया को बुला रहा था। मेरे लगातार बुलाने पर रिया नहीं, पास की आंटी जरूर आ गई। वो आंटी मेरी फैमिली को जानती थी, लेकिन रिया के बारे में मेरी फैमिली को नहीं पता था। आंटी मेरे पास आकर बोली कि क्यों चिल्ला रहे हो और ये आवाज किसको दे रहे हो। मैंने शांत रहना ही ठीक समझा और आंटी के जाने के बाद मैं वापस रूम में आ गया और सोचने लगा कि रिया को कैसे ढूंढूं। सोचते सोचते जब मैं अपनी छत पर गया कि तभी मेरे फोन की रिंग बजी। मेरे घर से फोन आया था। मेरे बाबा बता रहे थे कि अंकित की अचानक मौत हो गई है। उस वक्त फोन चालू ही था। मैं सोचने लगा कि कल तो बिल्कुल ठीक था, तो अचानक ये कैसे हुआ? ये बाबा क्या बोले जा रहे थे? दोस्तों, मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे धक्का मारा और मैं नीचे गिर गया। मेरे चिल्लाने की आवाज मेरे बाबा ने फोन पर सुन ली होगी। इसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को जयपुर के किसी हॉस्पिटल में पाया। मेरे चारों ओर सब फैमिली के लोग थे। मेरे कुछ बोलने से पहले ही मेरी माँ बोल पड़ी कि तूने 1 महीने बाद अपनी आंखें खोली हैं। माँ की ये बात सुनकर मैं ये सोच रहा था कि मैं तो कल ही घर से जयपुर आया था, पर माँ ऐसे क्यों बोल रही थी कि मुझे 1 महीने बाद होश आया है। दोस्तों, सच कहूं
तो मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद 2 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं सीधा अपने गांव आ गया। मैंने खाना खाते वक्त रिया का नाम लिया कि तभी सब के सब मेरी तरफ देखने लगे। पर अब मैं सबको क्या बोलता कि रिया एक किन्नर है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैंने कुछ भी नहीं कहा और तो और मैं खाना खाकर कमरे में जाकर सो गया। इसके बाद सुबह 3 बजे ही उठकर मैं वापस जयपुर आ गया और अपने रूम में रिया रिया चिल्लाने लगा। सच कहूं तो रिया वहां पर नहीं थी, लेकिन रूम में अब भी वो खुशबू आ रही थी। साथ ही रूम भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अब मैं सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था कि तभी अचानक मेरे घर वाले वहां पहुंच गए। वो मुझे वापस घर ले आए। मेरी माँ ने मेरे गले में इतने तावीज बांध दिए कि मैं खुद भी नहीं गिनता था। वो मुझे कभी किसी पंडित के पास लेकर जाती तो कभी कहाँ पर दोस्तों मेरे मन में आज भी सवाल वैसे का वैसा ही है कि आखिर ये रिया कौन थी, हम कैसे मिल गए, और जिस दिन मैं अंकित से मिला ठीक उसी दिन से रिया गायब क्यों हो गई। दोस्तों अगर वो गायब होती तो उसे कोई ना कोई तो ढूंढने आता ही। अंकित की मौत अचानक कैसे हो गई जबकि वो तो बिल्कुल ठीक था। आखिरकार मुझे धक्का किसने मारा उस दिन। दोस्तों सब कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है, पर दोस्तों अगर ये सिर्फ कल्पना ही होती तो वो अचानक कहाँ चली गई। मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले, इसीलिए मैं ठीक से सो नहीं पाता, खा नहीं पाता। मेरे दिल में सिर्फ रिया ही रिया बसी है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी आशुतोष शर्मा की कहानी। दोस्तों इनके साथ जो कुछ भी हुआ बड़ा ही विचित्र कर देने वाला था, इसीलिए तो इनके मन में भी कई सवाल हैं। दोस्तों ये चाहते हैं कि इनकी कहानी का कोई तो हल निकले, इसीलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इस कहानी से क्या समझ में आता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके एक कमेंट से किसी की परेशानी का हल निकल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। साथ ही दोस्तों आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा और सुना दिए चलता हूं, आइए सुनते हैं। दोस्तों ये बात 2013 की है, जब मेरी उम्र 24 साल की थी। उस वक्त मेरी सगाई हो चुकी थी। कुछ समय पहले तो अक्सर रातों में मैं अपनी होने वाली बीवी से कॉल पर बातें किया करता था। तो ठीक ऐसे ही एक दिन उसका कॉल रात के 11:55 पे आया। मैं उससे बात करते करते थोड़ा बाहर टहलने चला गया। मेरे घर के थोड़ी ही दूरी पर एक स्कूल था, मैं वहीं टहल रहा था। मुझे समय पूरी अच्छी तरीके से याद है। उस वक्त 12:05 हो रहे थे। एक हवा का झोंका मेरे आर पार हो गया। मैं तो तभी समझ गया था कि जरूर ये कोई आत्मा थी। मैं चुपचाप वहां से उठा और अपने घर की तरफ चला गया। दोस्तों इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन एक बात थी, उस दिन से रात को मुझे बुरे बुरे सपने आने लगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा करते करते 2 साल तो यूं ही निकल गए। पर हैरानी तो मुझे तब हुई जब एक बार एक महात्मा जी को घर पर बुलाया गया। तब उन्होंने बताया कि 2 साल पहले ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ था। तब जाकर मुझे याद आया कि हाँ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। दोस्तों तब जाकर ही मुझे इन चीजों पर विश्वास हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने साधना की और मुझे किसी तरह इन चीजों से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानियां। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की कहानियां जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बाकी मैं आपको जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही रोमांच भरी कुछ रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।